हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था कि जो भी एसी सर्किट थे उनको किस तरह से हमने एनालाइज किया, किस तरह से वो कंडीशंस हमने निकाली, उनकी इक्वेशंस निकाली, पावर फैक्टर निकाला, जितनी भी क्वांटिटीज हमें निकालनी होती है उस सर्किट की हम वो सब चीजें निकाल सकते हैं जब हम उसके एनालाइज को पूरे तरीके से करते हैं। ठीक है, जब उस सर्किट को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे तो क्या हमें कुछ और कंडीशंस भी मिलेंगी उसके अंदर? आंसर इज यस। तो हमें एक कंडीशन मिलती है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है? रेजोनेंस एक वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई से जो करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं अपन कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट जब सेम फेज में होगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सर्किट उस मूवमेंट पे रेजोनेंस पे है। ठीक है, अब एक बात ये बताइएगा कि कब ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है जब हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट सेम फेज में रहे। अगर मैं इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करता हूं, जैसे हमने देखा था इसको एनालाइज करते पहले कि जब मैंने सिंपल रजिस्टर काम में लिया तो सिंपल रजिस्टर के अंदर मैंने देखा वोल्टेज अप्लाई किया तो एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि सेम फेज में है। पहले क्या रजिस्टर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को? बिल्कुल कर रहा है। दूसरा मैंने उठाया सिंपल प्योर इंडक्टर को। क्या प्योर इंडक्टर में भी ऐसा कुछ हो रहा था? हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते ही करंट जो था वो क्या कर रहा था? लैग कर रहा था, मतलब सेम फेज में नहीं था, तो ये कैंसिल हो गया। कैपेसिटर की बात करते हैं तो वो उसके अंदर करंट हमारा लीड कर रहा था, मतलब उसमें भी सेम फेज में नहीं है। तो अगर मैं प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर की बात करता हूं तो मुझे रेजोनेंस नाम की कोई चीज मिलती नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंपल रजिस्टर की बात करता हूं या प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात करता हूं तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज हमें अप्लाई किया गया है हमने और उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो दोनों सेम फेज में है, वो हमारी रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या निकलता है कि अगर मेरा कोई सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर प्योर रेजिस्टिव बिहेव करेगा तब हमारा सर्किट जो है रेजोनेंस के अंदर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन ये उठता है यहां से कि ये कब पॉसिबल होगा कि अगर मेरे पास में मान के चलो एक रजिस्टर कनेक्टेड है, एक इंडक्टर कनेक्टेड है ना, एक सीरीज के अंदर मेरे पास रजिस्टर और इंडक्टर दोनों कनेक्टेड है। मैंने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। अब वोल्टेज सोर्स से जैसे ही मेरे पास में करंट फ्लो किया तो रजिस्टर के अक्रॉस तो करंट सेम फेज में रहा, बट इंडक्टर के अक्रॉस करंट जो है वो लैग कर गया। तो जो प्योर मेरे पास में रिजल्टेंट निकल के आ रहा था कि सोर्स वोल्टेज और सोर्स से जो करंट निकल रहा था उन दोनों के बीच में जो फेजर डिफरेंस होगा वो बिटवीन 0 to 90 डिग्री कहीं ना कहीं लैग करेगा, है ना। तो करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करेगा, 0 to 90 डिग्री कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि आर और एल दोनों हैं। ये चीज भी हमने देखी थी। मतलब अभी इसके अंदर मुझे अगर ये देखना है कि सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट को सेम फेज में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इंडक्टिव कंपोनेंट को मुझे यहां से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि ये मेरा इंडक्टिव जो डोमिनेंस है यहां पे इसको मैं न्यूट्रलाइज कर सकूं और सर्किट को सिर्फ एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करवा सकूं? तो मैंने एक चीज देखी कि मेरे पास में आर और सी कंपोनेंट की बात करता हूं। जब मेरे पास में आर और सी ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होता था? तो अब मेरे पास में करंट जो है लीड करता था बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो एक सर्किट में मेरे पास में करंट लैग कर रहा है बिटवीन 0 to 90 डिग्री, एक आरसी सर्किट में मेरे पास करंट लीड कर रहा है 0 to 90 डिग्री। ठीक है, मतलब मैंने ये देखा कि मेरे पास में एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको अगर मैं एक साथ कनेक्ट करता हूं तो कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं कि ये दोनों आपस में ही अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके कैंसिल आउट हो जाएं, तो सर्किट में मेरे पास में सिंपल रेजिस्टिव बच जाएगा पार्ट, है ना। तब मैंने ये देखा कि मेरे पास में तीसरे तरह का जो सर्किट था, तीसरे तरह का जो कॉम्बिनेशन था जिसको हम बोलते हैं आर एल सी, है ना, सीरीज और पैरेलल। तो मेरे पास में एक सीरीज सर्किट है जिसमें आर एल और सी कंपोनेंट तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब सीरीज सर्किट में जब कनेक्टेड थे तो हमने एक चीज ये बोली थी कि हम इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव डोमिनेंट बोलेंगे। पैरेलल के अंदर हम इसको क्या बोलते थे? कैपेसिटिव डोमिनेंट बोलते थे। तो जब मैं सीरीज आरएलसी सर्किट की बात कर रहा हूं तो इसमें मैंने सेम वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, सप्लाई वोल्टेज आ चुका है, सप्लाई से करंट आया, सप्लाई से जो करंट आया रजिस्टर के अक्रॉस सेम फेज में रहा, इंडक्टर में लैग किया, कैपेसिटर में लीड किया। ये दोनों आपस में लड़ झगड़ के कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जहां पे बात बीच में सेटल होगी, ऐसा होगा। तो लेकिन इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं? लाइक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज मान के चलते हैं, है ना। इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, उसके बेसिस पे ये कितना लैग करेगा, कितना लीड करेगा, ये डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि लैगिंग और लीडिंग जो होता है वो फेज एंगल पे होता है, और फेज एंगल जो होगा वो इन कंपोनेंट की वैल्यूज पे डिपेंड करता है ना। फेज एंगल जो होता है कंपोनेंट्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। हमने देखा, हमने क्या देखा था कि अगर मैं बात करता हूं
इंपीडेंस Z की। तो सीरीज RLC सर्किट के लिए क्या होता है, R प्लस J ऑफ XL माइनस XC। व्हाट इज XL एंड XC? XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंसेस की वैल्यू है और ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके अंदर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ओम में होती है और रिएक्टेंसेस की वैल्यू भी ओम में होती है। लेकिन एक चीज हमें ये पता है कि XL की वैल्यू क्या होती है, XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू एल। तो इंडक्टिव जो मेरे पास में रिएक्टेंस होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई एफ इंटू एल, है ना। मैंने ये बोला था आपको कि वो R, L और C इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है हमारे पास में फेजर एंगल हमारा। यहां से अगर मैं इस इक्वेशन पे बताना चाहता हूं कि फेजर एंगल मेरा फाई जो होता है वो कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइड बाय R, यही होता है मेरा एंगल, है ना। मतलब R पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है XL और XC। लेकिन मैंने यहां से क्या देखा कि XL जो है वो L पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। तो मेरे पास में क्या चीज क्लियर हो गई कि जो मेरा फेजर एंगल होता है या जो लीडिंग और लैगिंग एंगल होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेरे पास में R, L, C कंपोनेंट्स की वैल्यूज के ऊपर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहां से मुझे और क्या दिख रहा है, किस और चीज पे डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू किस और चीज पे डिपेंड कर रही है। 2 इज द फिक्स अमाउंट, पाई इज ऑल्सो द फिक्स, एल इज द वेरिएबल जो हमने ले लिया। एक और हमारे पास में चीज बच गई, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ। मतलब क्या है कि मेरा जो फेजर एंगल है या लीडिंग और लैगिंग का जो एंगल है जिसको मैं पावर एंगल बोलता हूं, वो आरएलसी कंपोनेंट की वैल्यूज के अलावा और किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अगर मैंने सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को वेरी किया तो मेरे पास में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मेरा लीडिंग और लैगिंग का एंगल जो है वो भी चेंज होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास में पावर एंगल जो होता है फाई, वो किस किस पे डिपेंड करता है, आर एल सी की वैल्यूज पे और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब इन तीनों को मैं एक कंपोनेंट बोल दूं कि वैल्यूज है, वेरिएबल की वैल्यूज हैं ये सारी, और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। ठीक है ना। अब मैं यहां ऐसा बोल रहा हूं कि मैं अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं तब मेरे पास में पावर एंगल जो है लीडिंग और लैगिंग में वो वेरी कर रहा है, 0 to 90 डिग्री किसी पे भी फिक्स हो सकता है। लेकिन मैंने क्या देखा कि रेजोनेंस की कंडीशन मुझे कहां मिल सकती है, जब ये एल और सी कंपोनेंट आपस में एक दूसरे की वैल्यूज को कैंसिल आउट करें। अब वैल्यूज को तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आपस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट कर दें, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो सिर्फ मेरे पास में प्योर रजिस्टिव सर्किट बच जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे कि हमारे पास में क्या हो गया, ये रेजोनेंस के अंदर बिहेव करने लग गया। ठीक है, तो यहां देखिएगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी में बात करता हूं तो मैंने ये बोला कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर आप वेरी करते हो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को जब आप वेरी करोगे तब उस मूवमेंट पे एक ऐसी कंडीशन आपके पास में आएगी जिस कंडीशन पे आप क्या बोल सकते हो कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट्स जो हैं उन दोनों कंपोनेंट्स में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपस में न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, और उस फ्रीक्वेंसी पे, उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आपका जो सर्किट है वो रेजोनेंस कंडीशन में है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं उसको एक एक करके आपको ये सारी चीजें क्लियर करता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने बात करी रेजोनेंस की कंडीशन, है ना। रेजोनेंस होता क्या है एग्जैक्टली, रेजोनेंस ये होता है कि एक सर्किट कोई भी हमारे पास में अगर है वो रेजोनेंस में कब कहलाएगा, जब सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट दोनों सेम फेज में होंगे, है ना। यहां लिख देते हैं एक बार, देखिए, इफ सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, if supply voltage and supply current are in same phase, then कोई सा भी जो हमारे पास सर्किट है, then the circuit is said to be on resonance। तो हमारा जो सर्किट होगा वो किस में कहलाएगा, वो रेजोनेंस में होगा। मतलब सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों सेम फेज में होने चाहिए, तब हमारा सर्किट रेजोनेंस में कहलाता है। अब ये कंडीशन आती कैसे थी हमारे पास में, वो भी हमने देखा था अभी कि ये कंडीशन कैसे आएगी हमारे पास में, कि मेरे पास सर्किट में दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होने चाहिए।
ये आपके पास में फिक्स होना चाहिए कि अगर मैंने क्या बोला कि L और C दोनों कंपोनेंट ऐसे हों जो एक लीडिंग करता हो एक लैगिंग करता हो, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो सिंपल मेरे पास में रेजिस्टिव सर्किट बच जाएगा। तो L और C दोनों क्या है, ये इंडिविजुअली आपस में क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो क्या कंडीशन मेरे पास में क्या होती है रेजोनेंस के लिए कि ये कंडीशन हमें कब मिलेगी, ओनली व्हेन टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, only when two energy storage elements are present in the circuit, अगर सर्किट में मेरे पास में दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे तभी मेरे पास में रेजोनेंस की कंडीशन मुझे मिलेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला था कि रेजोनेंस की कंडीशन में जब ये दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हैं वहां पे प्रेजेंट, ये दोनों आपस में अपनी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन को न्यूट्रलाइज करेंगे, तब जाके मेरे पास में एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट मिलेगा। मतलब ये जो दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, एक ने एनर्जी को गेन किया होगा, एक एनर्जी को कैच करेगा। मतलब क्या करेगा कि एक ने एनर्जी को अपने पास में गेन कर रहा है तो दूसरा वाला उस एनर्जी को दे रहा होगा, है ना। तो इंडक्टर क्या करता है, वो इंडक्टर एनर्जी को देता है और कैपेसिटर उस एनर्जी को गेन करता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर चुके हैं और मेरे पास में सर्किट में क्या बचेगा, सिर्फ एक रेजिस्टिव पोर्शन, जिसको मैं बोलता हूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और उस कंडीशन में मेरे पास में क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट जो है दोनों सेम फेज में आ जाएंगे और सर्किट मेरा रेजोनेंस में होगा। ठीक है, अब ये सारा काम जो हुआ था दो चीजों पे डिपेंड किया था, वो भी हमने देखा था। कौन कौन सी चीजें थी वो दोनों, वैल्यूज ऑफ R, L and C and the value of frequency, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम जिसको बोलते हैं। तो हमारे पास में दो चीजों पे डिपेंड करता है रेजोनेंस कंडीशन कि एक तो R, L और C कंपोनेंट की वैल्यूज क्या क्या हैं जिसके बेसिस पे हम पावर एंगल निकालेंगे हमारा। एक होता है फ्रीक्वेंसी कि हमारे पास में जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमने अप्लाई कर रखी है वो कितनी है, अगर उस फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या मेरे पास में रेजोनेंस की कंडीशन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस मिलता है, किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस नहीं मिलता। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे मुझे रेजोनेंस मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अ फ्रीक्वेंसी एट विच सर्किट satisfies the resonance condition, a frequency at which the circuit satisfies the resonant condition, that frequency is called as what, resonating frequency। और इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से बताते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एफ नॉट से। अगर हम हर्ट्ज में बात कर रहे हैं तो उसको डिनोट करेंगे एफ नॉट से, अगर हम उसको रेडियन में बात करें तो डिनोट करेंगे हम उसको ओमेगा नॉट से। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे जहां मेरे पास में ये जो एनर्जी ट्रांसफर है वो दोनों में आपस में सेटिस्फाई हो जाएगा, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव पोर्शन बच जाएगा और वोल्टेज और करंट जो है आपस में सेम फेज में हो जाएंगे, वो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक वो कहलाती है हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलेगी उसका एक पूरा डेरिवेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हुए हमारे पास में कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि सेम फेज में होनी चाहिए सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, दो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हमारे पास में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये किस किस पे डिपेंड करता है, द वैल्यूज ऑफ आर एल एंड सी और द हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारे पास में दो तरह के सर्किट होते हैं, सीरीज आर एल सी कंपोनेंट एक साथ कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मेरे पास में दो तरह से रेजोनेंस कंडीशन मिल सकती है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, सीरीज रेजोनेंस, और दूसरे लोग क्या बोलता हूं, पैरेलल रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस के हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज योर सीरीज रेजोनेंस एंड द सेकंड वन इज द पैरेलल रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज, सीरीज रेजोनेंस देखते हैं, उसमें कंडीशन किस तरह से निकलती है मैथमेटिकली और उसको न्यूमेरिकल्स में किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में आएगा सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस के लिए वही सबसे पहला काम कि सर्किट बनाएंगे हम। एक सर्किट हम बनाते हैं यहां पे जिसमें आर एल और सी कंपोनेंट तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, और एक वोल्टेज सोर्स मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया है जिसको मैंने बोला है वी एस। ठीक है, यह है मेरा आर,
ये L है और ये C है। यहाँ पे मैंने VS वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करता है, यहाँ से सर्किट में कनेक्ट करने के बाद में करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट है मेरे पास, हम सप्लाई करंट IS है ना, ये सारा करंट हमारा यहाँ से ही फ्लो करेगा। जब ये करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा तो ये वैल्यूज हमारे पास में क्या रहेंगी, ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस माइनस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज VR, वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इज व्हाट VL, और ये हमारे पास हो जाएगा VC। तो जो VS है ये तीन पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, VR, VL और VC। ये हमने एनालिसिस पोर्शन में देखा था जब हम सीरीज RLC सर्किट का एनालिसिस कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये सेम चीज हमने देखी थी कि एक वोल्टेज सोर्स हम अप्लाई करते हैं और वो वोल्टेज सोर्स तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस अपना अपना वोल्टेज जो है ड्रॉप कर देता है। ठीक है, ऐसा मेरे पास में अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो अगर मैंने ये चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का फेजर डायग्राम बनाऊं, है ना, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए मैंने यहां पे क्या किया, सीरीज सर्किट में क्या चीज कॉमन होती है या क्या चीज चेंज नहीं होती, करंट। तो मैं करंट को एज ए रेफरेंस ले लेता हूं। यहां पे मैंने करंट को एज ए रेफरेंस लिया, ये मेरे पास करंट हो गया IS। ठीक है, ये IS ही क्या है आपका रेजिस्टिव करंट, मतलब यही आपका IR भी है ना, यही आपका IL भी है और यही आपका IC भी है। एक तरह से ये सारे पोर्शन सेम है क्योंकि करंट सेम रहता है सीरीज सर्किट के अंदर। चेंज क्या होता है आपका वोल्टेज। तो अगर मैं रजिस्टर के अक्रॉस VR की बात करता हूं तो VR तो सेम फेज में रहेगा, है ना, ये मेरा हो गया यहाँ पे VR सेम फेज में, जिसके पास में कोई फेज डिफरेंस नहीं है करंट के साथ। ठीक है, अगर मैं इंडक्टिव वोल्टेज की बात करता हूं तो इंडक्टर के अक्रॉस आपको ये पता है करंट जो है वो लैग करता है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा होगा तभी तो करंट लैग कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारा 90 डिग्री लीड कर जाएगा। ये मेरे पास में हो गया मेरा VL। कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, करंट मेरा क्या करता है वहां पे लीड करता है, तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज मेरा कितना कर गया, लैग। ये मेरे पास में आ गया मेरा VC। ये मेरा एक फेजर डायग्राम बन गया है इस सीरीज RLC सर्किट का। अब मुझे ये देखना है कि इस सीरीज सर्किट के अंदर मुझे सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो क्या मैं इस फेजर डायग्राम को देख के एक चीज क्लियर कर सकता हूं, रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में फेजर एंगल 0 होना चाहिए या फिर वो सेम फेज में होने चाहिए। मतलब ये VL का फेजर और ये VC का फेजर यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अगर इन दोनों फेजर को यहां से हम हटा दिए तो हमारे पास में सिंपली क्या बच जाएगा, V और I दोनों सेम फेज में। ठीक है, ये बच जाएगा और हमारी रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो करना क्या है, इस VL और इस VC को यहां से हमें हटाना है। ये कैसे हट सकता है, मैथमेटिकली, या फिर आप इसको फेजर के तौर पे भी हटाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, फेजर के तौर पे कैसे हटा सकते हैं। हमको एक चीज क्लियर है कि इस VL और VC की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में वो तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इनका फेजर जो है वो ऑपोजिट है आपस में, है ना। तो अगर मैं क्या करूं कि इनके ऑपोजिट फेजर्स को इक्वल पुट कर दूं, या फिर मैं क्या बोलूं कि VL को VC के इक्वल पुट कर दूं, तो ये ऑपोजिट फेजर में तो है, अपने आप जब इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या क्या चीजें चाहिए फेजर को कैंसिल आउट करने के लिए, एक तो चाहिए मुझे मैग्नीट्यूड, है ना, दूसरा मुझे क्या चाहिए, इनका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज चाहिए। कैंसिल आउट करने के लिए डायरेक्शन ने तो सेटिस्फाई कर लिया कि दोनों आपस में ऑपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, बचा क्या, मैग्नीट्यूड। तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं VL और VC के मैग्नीट्यूड को इक्वल पुट कर दूंगा तो मेरे पास में VL VC आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और जैसे ही ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या बचेगा, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट मेरे पास में सेम फेज में आ जाएगा। यही काम करना है। देखिए कैसे होगा अब ये, तो यहां पे मेरे पास में अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं, सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन फॉर द रेजोनेंस और द सीरीज रेजोनेंस इज व्हाट, इफ वी हैव VL इज इक्वल टू VC, इक्वेशन नंबर 1। मैग्नीट्यूड, अगर मेरे पास में VL VC के इक्वल पुट हो गया तो इस फेजर से मुझे एक चीज क्लियर हो गई है, VL की वैल्यू जब VC की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के बेसिस पे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सर्किट में सिर्फ वोल्टेज और करंट बच जाएगा जो सेम फेज में है, सीरीज रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। मतलब VL इज इक्वल टू VC मेरे पास में पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। क्या इसके बेसिस पे और कंडीशंस निकल सकती हैं मेरे पास, देखिए क्या मुझे ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां पे VL है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में I इंटू XL इज इक्वल टू वॉट, I इंटू XC। ठीक है, इसको मैंने बाय ओम्स लॉ इतना चेंज कर दिया।
अब यहाँ पे एक चीज क्लियर थी कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, तो दोनों करंट सेम होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगर दोनों करंट कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या बचेगा, XL इज इक्वल टू XC। ये मेरे पास में आ गई, मेरे पास में दूसरी कंडीशन। VL इज इक्वल टू VC इज द फर्स्ट इक्वेशन, XL इज इक्वल टू XC इज द सेकंड इक्वेशन। इससे क्या चीज क्लियर होती है, सेकंड इक्वेशन से क्या चीज क्लियर होती है कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी तो मेरे पास में सर्किट में सिर्फ रेजिस्टिव पोर्शन बचेगा। इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, देखिए कैसे। सीरीज RLC सर्किट का जो इंपेडेंस होता है वो क्या होता है इक्वेशन में, Z इज इक्वल टू R प्लस J ऑफ XL माइनस XC, ये होता है ना। इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है, Z इज इक्वल टू R प्लस J ऑफ XL माइनस XC होता है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करवाता हूं, अगर मेरे पास XL XC इक्वल हो गए तो XL माइनस XC 0 हो गया, तो क्या बचा मेरे पास में यहाँ पे, Z इज इक्वल टू ओनली R। और आपको यही तो चाहिए होता है, आपको यही तो चाहिए होता है। अगर मेरे पास में जो इंपेडेंस बचा है वो सिर्फ रजिस्टर बच जाएगा तो उसके अंदर जो करंट और वोल्टेज है दोनों सेम फेज में हो जाएंगे और सीरीज रेजोनेंस सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास में सीरीज रेजोनेंस की, VL इज इक्वल टू VC, है ना। और इसको जब आगे सॉल्व किया सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, XL इज इक्वल टू XC। तो ये दो कंडीशंस मेरे पास में होती हैं सीरीज रेजोनेंस, सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन लेने के लिए, VL इज इक्वल टू VC और XL इज इक्वल टू XC। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपकी, तब सर्किट हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा और सर्किट रेजोनेंस में होगा। ठीक है, ये बात हुई हमारी किस पे, उनकी वैल्यूज पे, RLC कंपोनेंट की वैल्यूज पे। उसके बेसिस पे XL XC निकला था और उसी के बेसिस पे इनके अक्रॉस ड्रॉप आया था, है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें क्या देखना है, इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होगी, है ना, किस फ्रीक्वेंसी पे आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी। तो हम इसी कंडीशन को उठा लेते हैं और उसी में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं आ रही कि नहीं आ रही, और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही होंगी उसी को हम बोलेंगे हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को उठाता हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलती है, XL इज इक्वल टू XC। ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरी, है ना। XL इज इक्वल टू XC। अब मुझे एक चीज यहां पे ये पता है, सिंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई f इंटू L, एंड XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C विच इज 1 बाय 2 पाई f इंटू C। ये चीज क्लियर है आपको पहले से। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको रिप्लेस करते हैं एक बार, देखिए क्या होगा। XL की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, ठीक है ना। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ही है बट रेडियन के अंदर है। आप इसको 2 पाई f के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए अब ओमेगा को मैं एक तरफ लिया है, कितना हो गया ये, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। ये मेरे पास मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 3। और इसको इक्वेशन नंबर 3 क्यों बोला, क्योंकि यहां मेरे पास में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकल के आई है जो इन L और C कंपोनेंट की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। मतलब ये एक वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे XL इज इक्वल टू XC सेटिस्फाई करता है। रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है किस इक्वेशन पे या किस फ्रीक्वेंसी पे, इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे। तो इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करेंगे अपन ओमेगा नॉट से, ठीक है। तो ये जो मेरे पास में डेरिवेशन आया पूरा XL इज इक्वल टू XC से, जब मैंने पूरा डिराइव करके देखा तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, 1 बाय अंडर रूट ऑफ L इंटू C, ठीक है। ये मेरे पास में निकलेगा रेडियन में। अगर आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है रेडियन में और वैल्यूज दे रखी है आपको L और C कंपोनेंट की, आप सिंपली 1 बाय अंडर रूट LC में डालो और आपके पास में रेडियन यूनिट के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहते हो मुझे हर्ट्ज में निकालना है तो इक्वेशन नंबर 3 से ही उसको चेंज कर लो। आपको पता है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है। तो यहां पे आप डालो 2 पाई f नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, ठीक है। यहां से f नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, f नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो ये आपके पास में आ गया f नॉट, इक्वेशन नंबर 4। ये f नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ये वैल्यू क्या बताती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बताती है आपको हर्ट्ज में, और इक्वेशन नंबर 3 बताती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस में,
ठीक है ना। तो तीन चीजें हमारे पास में हो गई सीरीज रेजोनेंस के अंदर। फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई, इफ VL इज इक्वल टू VC देन सीरीज RLC सर्किट विल बी ऑन रेजोनेंस। If XL is equal to XC, then again series circuit will be on resonance. Or if series circuit is on resonance, then at what frequency the resonating condition will be satisfied? Then that frequency will be omega naught. In radians will be 1 upon under root of LC, and in hertz it will be F naught is equal to 1 upon 2 pi and of under root LC. ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एक बार, ओमेगा नॉट जो है वो हमारे पास में आएगा रेडियन में, ठीक है, और एफ नॉट जो है वो आएगा हमारे पास में हर्ट्ज में, एफ नॉट आएगा हमारे पास में हर्ट्ज में। तो अब देखते हैं अपन कि सीरीज रेजोनेंस के क्या क्या कंक्लूजन्स हमारे पास में निकले हैं, है ना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, सिर्फ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंक्लूजन्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरे पास में सीरीज रेजोनेंस के अंदर, जो सप्लाई वोल्टेज मेरे पास में होता है Vs, वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये मेरे पास में इक्वेशन होती है सीरीज RLC सर्किट की, वोल्टेज इक्वेशन, हमने उसको देखा था एनालिसिस के अंदर। यहां पे मैं सीरीज रेजोनेंस कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता हूं, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस आपको क्या पता है कि मेरे पास में, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, एट एफ नॉट या ओमेगा नॉट क्या हो जाता है, VL इज इक्वल टू VC हो जाता है। यहां पे इसको सेटिस्फाई करवा दो तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, VS इज इक्वल टू VR। VS इज इक्वल टू VR आपके पास में आ जाएगा। मतलब आपका क्या हुआ, रेजोनेंस सेटिस्फाई हो चुका है जब आपने इस कंडीशन को यहां पे लगाया VL इज इक्वल टू VC को। पहला कंक्लूजन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, इंपेडेंस Z की। Z इज इक्वल टू क्या होता है, R प्लस J ऑफ XL माइनस XC, ठीक है। एट रेजोनेंस आपको क्या पता है, एट रेजोनेंस एक चीज होती है, वो होती है कि XL इज इक्वल टू XC होता है ना। जब XL इज इक्वल टू XC होता है तो मेरे पास में Z क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। मतलब रेजोनेंस हो चुका है, Z इज इक्वल टू R हो जाएगा तो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट दोनों सेम फेज में रहेंगे। जब VS इज इक्वल टू VR हो जाएगा, इसका मतलब भी सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट दोनों सेम फेज में रहेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें हो गई हमारे पास में दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर होती है इस वाली इक्वेशन से, तीसरी चीज को क्या बोलते हैं अपन, कि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट रेजोनेंस द रिएक्टिव कंपोनेंट, अगर मैं इस इक्वेशन से बात करता हूं Z इज इक्वल टू R, इससे क्या चीज क्लियर हुई कि सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट है ही नहीं। तो एट रेजोनेंस द रिएक्टिव कंपोनेंट विल बी जीरो, है ना। यहाँ पे अपन कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस हमारे पास में क्या रहेगा, द रिएक्टिव कंपोनेंट विल बी जीरो। रिएक्टिव कंपोनेंट इज जीरो, रिएक्टिव कंपोनेंट इज जीरो। अगर रिएक्टिव कंपोनेंट सारे के सारे जीरो हो जाएंगे तो जो पावर होगी वो पावर क्या होगी, सिर्फ एब्जॉर्बिंग पावर होगी। जो रजिस्टर होगा उस वो पावर को कंज्यूम करेगा अपने अंदर, है ना, पावर को सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, किस फॉर्म में, I स्क्वायर इंटू R के फॉर्म में, ठीक है। तो द नेचर ऑफ द पावर विल बी ओनली एब्जॉर्बिंग बिकॉज द रिएक्टिव कंपोनेंट इज जीरो, ठीक है। तो तीन कंक्लूजन आ गए मेरे पास में। सप्लाई वोल्टेज विल बी इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, द total impedance will be only the resistive impedance, and at resonance the reactive component will be zero, that means the power will be only absorbing in nature, ठीक है। तीन पॉइंट हो गए हमारे पास में। चौथा कंक्लूजन क्या होता है, फोर्थ पॉइंट मेरे पास में क्या था कि जब मैंने वहां पे बोला था कि Z इज इक्वल टू R होता है ना, जब Z इज इक्वल टू R होता है तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर थी कि Z इज इक्वल टू R प्लस समथिंग J ऑफ XL माइनस XC होता है, बट एट रेजोनेंस तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो रेजिस्टिव पार्ट होने की वजह से जो टोटल इंपेडेंस था, द टोटल इंपेडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल इंपेडेंस मेरे पास में कम हो जाएगा तो Z जो होगा वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, Z मिनिमम, क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकता। XL और XC गायब हो सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्टर की वैल्यू में भी कोई चेंज आ गया या वो भी कम हो गया तो मेरे पास में रेजोनेंस की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, है ना। इसलिए Z की वैल्यू मिनिमम कब पॉसिबल है, जब ये दोनों गायब हो जाएं, सिर्फ रेजिस्टिव पोर्शन बच जाएगा तो Z हमारे पास में बच जाएगा Z मिनिमम। तो अगर मेरे पास में Z मिनिमम हो जाता है तो उसमें करंट फ्लो जो कर रहा होगा I, वो क्या हो जाएगा, कम इंपेडेंस तो ज्यादा करंट, ठीक है। तो जो करंट होगा मेरा वो करंट हो जाएगा मैक्सिमम,
तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज रेजोनेंस में इंपिडेंस हो जाता है मिनिमम और करंट हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, करंट अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो इंपिडेंस ऑटोमेटिकली मेरा मिनिमम ही रहेगा। ये चीज क्लियर है? तो ये दो कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। फोर्थ कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ये निकला था। अगर मैं फिफ्थ कंक्लूजन की बात करता हूं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर की बात करते हैं तो एट एफ नॉट या फिर एट रेजोनेंस आप एक चीज देखिएगा कि आपका जो पावर फैक्टर होता है cos फाई, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिटी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, वो हमेशा 1 होता है। तो एट रेजोनेंस आप सर्किट को क्या बोल सकते हो कि सर्किट विल बी एट यूनिटी पावर फैक्टर। सर्किट विल बी एट यूनिटी पावर फैक्टर। कब? जब वो रेजोनेंस पे होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस पे होने से मेरे पास में 5 चीजें निकल गई कि रेजोनेंस पे अगर मेरा सर्किट है तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के बराबर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट जो मेरा फ्लो करेगा वो सेम रहने वाला है एक तो सीरीज सर्किट में। और पॉइंट क्या निकलता है कि जो मेरा इंपिडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर, मतलब रजिस्टर के बराबर। अगला पॉइंट क्या होता है कि अगर मेरा इंपिडेंस मिनिमम हो जाएगा तो मेरा करंट जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा सीरीज रेजोनेंस के अंदर। और सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है कि पावर फैक्टर मेरा यूनिटी रहेगा। तो अगर कोई सीरीज सर्किट रेजोनेंस पे बिहेव कर रहा है तो आपका पावर फैक्टर क्या रहेगा, वो यूनिटी होगा। तो उस पावर फैक्टर क्या बोलेंगे अपन, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास में 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको कंक्लूजन के तौर पे याद रखना है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पैरेलल रेजोनेंस। उसमें भी ये कंडीशंस निकालेंगे और उनके कंक्लूजंस बताएंगे हम। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। जो भी न्यूमेरिकल हमें दे रखा होगा उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी। लाइक अगर आपसे पूछा गया है कि आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, आपको एल और सी कंपोनेंट दे दिए। अब ये पूछा है स्पेसिफिकली कि आपको हर्ट्ज में बताना है, मतलब आपसे क्या पूछा है, ओमेगा नॉट पूछा है कि एफ नॉट पूछा है। हर्ट्ज में पूछा है तो आपसे एफ नॉट पूछा है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/2 पाई ऑफ अंडर रूट LC। अगर आपसे रेडियंस में पूछा है तो क्या जाएगा फॉर्मूला, 1/√of LC। ठीक है, इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये तो इजी था, बट कुछ और ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कंडीशन लगा के, और फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, या आपको वेरिएबल्स की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, थैंक यू।